the voltage, we talked about potential difference, volts, we did some question and all. अच्छा, आज मुझे जो आपको चीज समझानी है दैट इज बेसिकली ओम्स लॉ। सिर्फ नाम की हद तक आपके काम का है। ओम्स लॉ इज बेसिकली करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it, provided that physical state of the conductor stays same। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसके अगर पहला पार्ट पढ़े ना तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। दैट इज करंट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है, कहना है राइट एट दिस पे, आंसर इज यस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट से मेरे पास एक लैंप है, ठीक है, और मैं इसे कनेक्ट करता हूँ एक सेल से जिसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट्स, जो यूजुअल हम कहते हैं ना डबल ए सेल हम घर में यूज कर रहे होते हैं, सेल फोन्स के अंदर डाल रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इफ आई हैव अ लैम्प दैट इज कनेक्टेड टू मे बी टू सेल्स दैट्स 3 वोल्ट्स। आप मुझे जरा सोच समझ के ये बताओ कि इन दोनों केसेस में से, लेट्स से दैट्स केस ए एंड दैट्स केस बी, कहाँ पे आपके ख्याल में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में लैंप, ये जो बल्ब है यहाँ पे, उसको ज्यादा रोशनी देनी चाहिए? अच्छा, बी केस में, ओके। क्वेश्चन वाज, आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन वाज के केस ए और केस बी दो केसेस हैं। केस ए में आई हैव वन सेल अटैच टू अ लैम्प, केस बी में आई हैव टू सेल्स अटैच टू अ लैम्प, ठीक है। विच वन ऑफ दीज टू केसेस वुड यू कंसिडर कि जहां पे वी हैव मोर ग्लोइंग बल्ब, जहां पे बल्ब बहुत ज्यादा रोशनी जनरेट कर रहा? आई नीड ऑल थ्री ऑफ योर रिस्पॉन्सेज। ए में ज्यादा जनरेट करेगा, बी में ज्यादा रोशनी होगी। ए में कम सेल्स हैं, बी में ज्यादा सेल्स हैं, तो बी में ज्यादा रोशनी होनी चाहिए। सो आर वी ऑल ऑन द सेम पेज कि बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट? क्योंकि बी में वी हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है तो करंट ज्यादा होता है, राइट? और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, करंट कम होता है। लेकिन दुनिया का जब भी कोई रिलेशनशिप हम बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया था, इसके लिए कोई ना कोई चीज होती है जो कांस्टेंट रखी जाती है, एंड दैट कांस्टेंट हियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट्स रेजिस्टेंस, या आप जिसे कहते हो फिजिकल स्टेट। तो जो ओम्स लॉ बनता है, जो ट्रांसलेशन होती है उस तरह से होती है, आई इक्वल सम कांस्टेंट इनटू वी, देन आई इक्वल 1 over k into v, and that
1/r into v, and then ri is equals to v, or v is equals to ir. अब आपसे बात करनी है मुझे रेजिस्टेंस की. नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? आपको याद आता है मैंने पहले ही एक दफा बात की थी. तो रेजिस्टेंस वाज ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज. अब इससे क्या समझ में आना चाहिए? देखिए, इससे ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी इक्विपमेंट के क्रॉस लैंप जैसे आप कह रहे थे, अगर आप उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं करते हो तो फिर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर आप करंट चेंज करते हो या आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हो और साथ में रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, तो फिर ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं रहेगा. इसको आसान अल्फाज में अगर समझा जाए तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ठीक है, हमने ये नई चीज आज सीखी है, विच इज आई या आई आर इक्वल्स वी. ठीक है, इसमें टोटल 3 चीजें हैं. तो ये तो बिल्कुल नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं, लेकिन हमने इस तरह की एक चीज पढ़ी है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि हमने क्या ये इक्वेशन कभी पढ़ी है? दैट्स वेट, राइट? और एम क्या है? मास. और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यही है, ऐसा ही होता था. ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यार इस इक्वेशन के हिसाब से कहना है से जिस चीज का मास ज्यादा होगा उस चीज का वेट ज्यादा होगा. वुड यू गाइज अग्री टू दिस? जो ज्यादा मैसिव होगी उसका वेट ज्यादा होगा. अब जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर मास ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, तो ये अंडरस्टूड है ना कि हम प्लैनेट अर्थ की बात कर रहे हैं? अंडरस्टूड है ना? ये किसी ने चेंज तो नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि हम मास जाके जो है वो मून पे मेजर कर रहे हैं, राइट? दैट मीन्स आपने कहा जी वॉज कॉन्स्टेंट. जी कितना था? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब अगर हम जी चेंज नहीं कर रहे तो जो भी चीज है जिसका मास ज्यादा है उसका वेट ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल दुनिया में अगर हम बात करते हैं 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम को उठाना आसान होगा, 10 किलोग्राम को हटाना मुश्किल होगा, 20 किलोग्राम को लिफ्ट करना तो नामुमकिन होगा, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा. तो वी अग्री टू दिस? यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग विद perspective ऑफ अर्थ. Let us change the scenario. For example, if I say 2 kilogram on planet Earth and 20 kilogram on Mars. एक मिनट रुक जाएं. Have I changed the condition? Answer is yes. So I have changed the condition. That means this relationship is no longer valid. Is this understood? तो ओम्स लॉ समझना तो बहुत आसान है, लेकिन जो चीज जहन में रखनी है वो क्या है? जब आप करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को कह रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ रट्टा मार लें, लेकिन साथ में ये भी रट्टा मारें कि रेजिस्टेंस का सेम होना जरूरी है. अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो रिलेशनशिप इज नॉट वैलिड. आर वी ऑल गेटिंग दिस? अब आते हैं इस लिंक को इस तरह से समझते हैं जैसे हमने एक रोड और ट्रैफिक की एग्जांपल से समझा था. हमने ये कहा था जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई एग्जांपल लेनी होगी तो हम ये बात समझेंगे कि एक रोड है. ठीक है, रोड पे कुछ कार्स चल रही हैं. जो कार्स का फ्लो है वो क्या है? कार्स का फ्लो इवेंचुअली है करंट. हाउ मेनी कार्स आर पासिंग थ्रू अ रोड, ये है बेसिकली करंट. रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना. रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट. अभी बहुत मजे से समझ में आ रहा है. ठीक है, अभी देखते जाओ. मैं ये कह रहा हूँ कि एक रोड है, रोड के ऊपर कार्स चल रही है. ठीक है, अब हम क्या हैं? हम लोग हैं पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है? वो इलेक्शन जब करीब आते हैं तो वो रोड्स बनवाते हैं ना, और वो चीजें करवाते हैं. तो उनको किसी ने मशवरा दिया कि सर एक काम करें, सर आप ना ये वाला जो आपका इलाका है ना सर, इस इलाके का रोड बनवा दें. फॉर एग्जाम्पल साइट एरिया जो स्कूल का रोड है ना वो सारा पूरा बनवा दें. तो अब आप मुझे खुद सोच समझ के बताओ, अगर वो रोड गुड क्वालिटी का हो जाए, रोड गुड क्वालिटी का हो जाएगा यानी कि रेजिस्टेंस कम अगर हो जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई, स्मूथ रोड हो गया, तो क्या उस पे गाड़ियों का फ्लो ज्यादा हो जाएगा? हाँ या ना?
यस, जबरदस्त, गुड। क्योंकि सब बोलेंगे वो वाला रोड है, नया रोड है, उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? हमें ये लग रहा था कि गाड़ियों का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, अब तो गाड़ियों का फ्लो ज्यादा हुआ तो ट्रैफिक हो गई। डी गेट दिस? ट्रैफिक हो गई तो ज्यादा तादाद में गाड़ियां होंगी लेकिन चल नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि रोड अच्छा था, सारे इस पुश ट्रेनी में आ गए उस रोड के ऊपर कि अच्छा रोड है, चलो चलते हैं। डू वी गेट दैट? तो जो रोड कंडीशन है ना, वो एक ही जैसी रहनी चाहिए, तभी जाके कोई ना कोई उसका रैशनल आउटपुट निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे जो ट्रैफिक वार्डन होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करना चाहती है कि यार हम इस पूरे शहर के ट्रैफिक को किस तरह से अच्छा करें। तो ट्रैफिक पुलिस का तो काम नहीं है रोड्स बनवाना, रोड्स बनवाना तो हुकूमत का काम है, और पुलिस का काम तो ट्रैफिक को मैनेज करना है, राइट? तो ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं कहा जाएगा कि आप रोड बनवाएं और आप रोड के ऊपर बुलडोजर लेके चले जाएं और रोड की क्वालिटी इंक्रीज करें। ट्रैफिक पुलिस ये करेगी कि जो लोग, अब देखें, मिसक्रिएंट्स को हैंडल करेगी। जो लोग रोड की कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं उनसे लड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं धरना देके बैठा हुआ था रोड के ऊपर, तो वो मुझे आगे बोलेंगे हटो यहाँ से, क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्या उसने रोड को चेंज किया? नहीं, रोड को तो चेंज नहीं किया, उसने एक मुसीबत को हटाया वहां से। इसी तरह से अगर कोई फॉर एग्जांपल रोड के ऊपर रॉन्ग वे आ रहा है, यानी कि जाने वाला रोड है उसके ऊपर आ रहा है कोई, तो उसको हटाएगी, उसको रोकेगी, उसका चालान करेगी। इसी तरह से किसी ने रोड पे ठेला लगाया हुआ है, इसी तरह से किसी ने रोड को बंद करके, जैसे गली मोहल्ले में होता है, शादी कर रहे हैं लोग, बंद कर दिया, भाई हमारे घर में शादी हो रही है, बकरा ईद हो रही है, बकरे मान लिए गली के अंदर, टेंट लगा दिया। तो ये सब किसने किया है? ये सब मिसक्रिएंट्स ने किया है ना। इससे रोड को बनाया, या वो तो नहीं, चेंज तो नहीं किया जा रहा, लेकिन रोड की कंडीशन हैम्पर हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ट्रैफिक के फ्लो को सिर्फ बेहतरीन स्मूथ कर लें, तो व्हाट वी कुड डू, वी कुड चेंज, वी कुड एलिमिनेट ऑल दीज फैक्टर्स। अगर हम ये सब हटा दें, तो चाहे टूटी फूटी रोड ही हो, ट्रैफिक का फ्लो तो स्मूथ होगा ना। डू वी गेट दिस? तो अगर हम रोड कंडीशन सेम रखें, चेंज नहीं करें, तो करंट वुड बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे, अब आपने ये नोट किया होगा शायद, आपको अंदाजा हो, तो आपने नोट किया संडेज को मॉर्निंग में रोड्स कितने क्लियर होते हैं, तो कहीं ट्रैफिक होती है? आंसर इज नो। तो क्या संडे को आके हुकूमत रोड बना के चली जाती है? नहीं। भाई कोई मुसीबत करने वाला रोड पे होता नहीं उसको, उस वक्त कोई रोड पे गन नहीं कर रहा होता। मंडे को चले जाएं, आग लगी हुई होती है रोड पे। क्यों? क्योंकि लोगों का पहला दिन होता है, लोग 2 हफ्ते के बाद, वीकेंड के बाद सो के उठ रहे होते हैं, और उसके बाद उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती, तो वो देर से निकलते हैं, तो सारे गलत जा रहा होता है, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा होता है, कोई कहाँ से निकल के आ रहा होता है, किसी को पता ही नहीं होता रोड पे। तो रोड वही होता है, कंडीशन वही होती है, लेकिन क्योंकि वहां पे फ्लो ज्यादा होता है ट्रैफिक का और मिसक्रिएंट्स होते हैं, तो वो रोड कंडीशन के हिसाब से वर्कआउट नहीं करता। तो आपने आज जो चीज सीखी है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप वैलिड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनलेस रेजिस्टेंस चेंज ना हो। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को, इसको समझते हैं। देखें, इन लेस रेजिस्टेंस, नॉट हाई रेजिस्टेंस, इन लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसको समझने में इलेक्ट्रिकल सर्किट से। मैं आपसे ये कहता हूँ कि लेट से आपने एक सर्किट में, फॉर एग्जांपल अपने घर में, आपने एक फैन चलाया, ठीक है, लेट से दिस रिप्रेजेंट्स अ फैन। फैन ऑन किया आपने, ठीक है। अब आप रूम से बाहर निकले, ठीक है, और रूम से बाहर निकले और वो फैन जो है वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, वापस रूम में आया, फिर चल रहा है, तो यानी कि वो पूरा दिन चल रहा है। अब मुझे आप ये सोच समझ के बताएं कि अगर वो पूरा दिन फैन एक रूम में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और वो बंद नहीं हो रहा, तो क्या उस फैन ने पूरे दिन में कोई ना कोई काम किया है? आंसर इज यस, काफी काम किया, वो काफी उसने मैकेनिकल वर्क किया है। तो क्या उसमें वेयर एंड टेयर होगा? आंसर इज यस, उसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा। तो क्या आप उस फैन की कंडीशन को चेंज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? तो कंडीशन चेंज हो रही है उसकी। तो अब अगर कंडीशन चेंज हो रही है तो क्या होगा? तो आप ये नोट करेंगे कि 1-2 दिन के बाद क्या होगा, वो फैन स्लो हो जाएगा। तो अब आप मुझे जरा सोच समझ के ये बताओ कि क्या आपने अपने घर के अंदर करंट को चेंज किया है? आंसर इज नो। क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है? आंसर इज नो। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो फिर क्यों ऐसी कंडीशन आई है? कंडीशन ऐसी इसलिए आई है क्योंकि आपको ये बात पता चल गई है, या पता चल जानी चाहिए थी, कि आपने क्या चीज चेंज कर दी है, फैन की फिजिकल कंडीशन।
तो फैन की अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई है तो क्या ये रिलेशनशिप वैलिड है? जवाब है नहीं वैलिड, नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि फैन को स्लो होने की तो कोई मतलब सेंस नहीं बनती ना। ना घर में करंट चेंज हुआ, ना घर में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ, तो जितना करंट आ रहा था पहले उतना आज भी आ रहा है। 3 दिन पहले तक करंट आ रहा था तो आ रहा है, वो भी आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही करंट है, तो फैन को तो सेम ही स्पीड में चलना चाहिए। ये फैन क्यों चलते चलते स्लो हो गया? इसलिए स्लो हो गया क्योंकि आपने उसको रेस्ट नहीं दी। इज दिस अंडरस्टूड? इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, घर में या हम यूजुअली कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो 24/7 चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे रूम के अंदर एक ऐसी लाइट होती है जो हर वक्त चल रही होती है, किचन के अंदर एक ऐसी लाइट होती है जो हर वक्त चल रही होती है, या स्टोर रूम होता है, या कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे सनलाइट का इशू होता है, वहां पे वो लाइट हर वक्त जल रही होती है, राइट? तो वो ज्यादा जल्दी फ्यूज होती है या वो लाइट फ्यूज जल्दी होती है जो कम इस्तेमाल हो रही होती है? आंसर है कि वो लाइट जल्दी फ्यूज होती है जो ज्यादा चल रही होती है। डू यू गेट दिस? तो उसकी भी चलते चलते क्या चीज चेंज हो गई? रेजिस्टेंस चेंज हो गई। तो उसके लिए भी ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं हो। एनी क्वेश्चन सो फार? तो अब एक टेक अवे लेते हैं अपने घर के। आजकल वैसे हम लोग सब बिजली के बिल से परेशान है ना, एक टेक अवे लेते हैं। टेक अवे क्या लेते हैं? हमें अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करनी चाहिए। किस तरह से सेविंग करनी चाहिए? अननेसेसरी फैंस में, वही जो अबू नहीं होते घर के अंदर बातें कर रहे होते वही बातें करूंगा। अननेसेसरी फैंस नहीं चलाएं, कोशिश करें कि क्लस्टर्ड होके बैठें, एक जगह पे एक रूम में बैठें। एयर कंडीशनिंग करनी है, एक जगह पे बैठ के एयर कंडीशनिंग कर लें। फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल लाइट्स जो है वो फजूल नहीं जलाएं। इससे आपका बिजली का बिल काफी हद तक कम हो सकता है, ये तो आपको पता है। लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात, जो चीजें हमारे घर में स्टैंड बाय होती हैं वो ज्यादा कंजम्पशन करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एसी है, उसको आपने रिमोट से ऑन किया और रिमोट से ऑफ कर दिया, लेकिन उसका जो मेन पावर स्विच है वो ऑफ नहीं किया आपने, तो दैट मीन्स इट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से टीवी है, आपने उसको रिमोट से ऑन किया, रिमोट से ऑफ कर दिया, लेकिन आपने उसका पीछे से जो बैक स्विच है वो ऑफ नहीं किया। आप कंप्यूटर चलाते हैं, प्ले स्टेशन खेलते हैं, आपने उसको उठाया, रिमोट से ऑन किया, रिमोट से बंद कर दिया, पावर उसमें हर वक्त रेड लाइट स्टैंड बाय की जल रही थी। अगर आपकी घर में ऐसी चीजें हैं तो आप अपने घर का बिल 10 to 20% ज्यादा बढ़ा रहे हैं सिर्फ स्टैंड बाय के अंदर रखते हुए। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। जो इक्विपमेंट यूज नहीं हो इसको बंद कर देना चाहिए। इज दिस अंडरस्टूड? एक और जो मतलब हम पाकिस्तानियों के घर में यूजुअली आपको चीज मिलती है, वो क्या मिलती है? आपको अंदाजा होगा, मैं टर्म यूज करूंगा एक्सटेंशन। आपको पता है एक्सटेंशन क्या होती है? वो एक बड़ी सी जो है वो ट्रे होती है, उसके अंदर काफी सारे सॉकेट्स होते हैं, और उसको लगा देते हैं, और उसके अंदर घर के सारे चार्जर लाके लगा देते हैं। मिस्त्री भी कर रही होती है उसके अंदर, और दुनिया जहान की सारी चीजें लगी। कुछ समझ आया मैं नहीं आता? तो उनको तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? उनको इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी वायर की लेंथ ज्यादा होती है। वायर की लेंथ ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, उससे बिल ज्यादा आता है। तो वही सेल फोन जो आप चार्ज कर रहे हो उस एक्सटेंशन के थ्रू, वो 5 रुपए में अगर चार्ज होता विदाउट दैट एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन के साथ वो 100 रुपए में चार्ज होता। इसी तरह से जो आयरनिंग की जाती है घर में, मिस्त्री का इस्तेमाल जब करते हैं, तो आयरनिंग करते हुए भी आयरन के साथ जो कॉर्ड होती है वो छोटी होती है, उसको लंबा नहीं करना चाहिए, उसको एक्सटेंशन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माइक्रोवेव अगर यूज करते हैं तो उसको मेन प्लग के साथ यूज करना चाहिए। एयर कंडीशनिंग करवाते हुए जब एयर कंडीशन लगाया जाता है किसी रूम में, उसकी वायर को थिक रखा जाता है, मोटा रखा जाता है, उसकी वायर को मेन सोर्स की करीब रखा जाता है, सो दैट वो बिजली कम कंज्यूम करे। पानी की मशीन है, उसकी सॉकेट को नया रखा जाता है, मोटी वायर्स लगाई जाती है उसके अंदर, सो दैट उसकी रेजिस्टेंस कम, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग भी की जाती है। इसी तरह से अगर हम हेयर ड्रायर यूज करते हैं, अगर इसी तरह से हम फॉर एग्जांपल हीटिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या आजकल के लोग यूज करते हैं, तो वो सब कुछ अगर यूज करते हैं और आप उनको एक्सटेंशन के अंदर लगाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, आपको नहीं करनी चाहिए। विदाउट एक्सटेंशन ऑपरेट करना चाहिए। इज दिस अंडरस्टूड? गुड। अब आते हैं कि हमने अभी तक 3 चीजें सिर्फ आपको सिखाई हैं। पहली चीज करंट, दैट वाज चार्ज अपॉन टाइम, इसको मेजर करते थे एम्पेयर में। दूसरी चीज थी पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम मेजर करते थे जूल्स में। तीसरी चीज है आर। अब आर आपने अभी पढ़ा है फॉर्मूला, तो आर इज वी ओवर आई, जो ओम्स लॉ से आपने निकाला है, इसको हम मेजर करते हैं ओम्स में। ठीक है, ओम्स में मेजर करते हैं। अच्छा, ये ओ लेवल्स के अंदर की बात हो गई। अब अगर हम इसे ग्राफिकली देखें,
तो जब भी हम v इक्वल आई आर था, ठीक है, यहाँ से v अपॉन आई लिखेंगे, सो दैट वुड बी आर। अब आप देखो, नोट करो, आर याद रखना, v अपॉन आई, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो अगर मैं v और i ग्राफ बनाता हूँ और वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ये भाई साहब हैं एक ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर क्या होता है? ओहमिक कंडक्टर इज अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ। अब मुझे कैसे पता चला कि ये ओम्स लॉ भी करता है? देखो, अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालूं, ध्यान से देखना, कुछ भी लिखना नहीं, सिर्फ ध्यान से देखना। ग्रेडियंट अगर मैं निकालूंगा तो इसका राइज क्या होगा? वोल्टेज होगा ना। और रन क्या होगा? करंट होगा। हाँ या ना? ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट निकालते हैं राइज ओवर रन से। तो वोल्टेज अपॉन करंट बना, तो क्या ये आर आ रहा है? तो क्या इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट है? तो जवाब है कांस्टेंट है। तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो कंडक्टर क्या हुआ? ओहमिक क्यों हुआ ना, यही पढ़ रहे थे ना, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। इज दिस अंडरस्टूड? अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा भाई, मेरे पास एक ग्राफ है जो कि वी और आई नहीं है, जो कि आई और वी है, वो भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? इसका ग्रेडियंट होगा करंट ओवर वोल्टेज, विच वुड बी वन ओवर आर। यानी कि ये क्या बनेगा? आई अपॉन वी बनेगा, है ना, आई अपॉन वी आएगा इसका ग्रेडियंट, राइट। अच्छा, इसका ग्रेडियंट आएगा आई अपॉन वी, विच इज वन ओवर आर। ठीक है, सीन ऑन। अब वन ओवर आर क्या है भाई? वन ओवर आर जो भी है, लेकिन क्या आर चेंज हो रहा है? तो जवाब है नहीं चेंज हो रहा। आर चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी एक ओहमिक कंडक्टर। तो आप क्या लेसन अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? वेन एवर यू सी अ स्ट्रेट लाइन through an IV graph or a VNI graph, it's a ohmic conductor all. Is this understood? Then, अब ये भी याद रखना कि वन ओवर आर क्या है। तो वन ओवर आर इज कंडक्टेंस, विच इज द उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम के से भी रिप्रेजेंट। तो के क्या है? कंडक्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कर दें कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा कर दें रेजिस्टेंस। तो फिर एक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा? भाई नॉन ओमिक कंडक्टर वो होगा जिसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। तो वी और आई ग्राफ बनाते हैं और यू बना देते हैं। अब ये क्या है? इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? आंसर इज नो, इट्स अ कर्व। अब पहली चीज तो समझने के लिए कि तुम मुझे ये बताओ कि इसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बेटा नेहा है मीटिंग। खुदा को मानो, सवाल पूछा है तो मैंने। तो ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि इनिशियली इट वाज मोर हॉरिजॉन्टल, as soon as it goes on so it becomes vertical, so gradient is increasing, right? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है ग्रेडियंट कांस्टेंट तो नहीं है। तो ये कर्व बना हुआ है नॉन ओमिक कंडक्टर। अब नॉन ओमिक कंडक्टर के क्यों क्यों बना हुआ है? क्योंकि नॉन ओमिक कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर था जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो इसकी रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो रही है, क्योंकि ग्रेडियंट ही तो रेजिस्टेंस होगा। बी अपॉन आई का क्या होता है? ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होता है ना। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इस पर। बात समझ में आई?
इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है, वी और आई है, और उसका ग्रेडियंट यूं है, मतलब वो कर्व यूं बनता है। अब मुझे बताओ कि ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? So initially it was more vertical, right? Then it became horizontal and horizontal. So is this increasing or decreasing? So answer is that's a decreasing rate. डिक्रीजिंग ग्रेडियंट क्या होता है? जो अवे फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट क्या होता है? जो टूवर्ड्स वाई एक्सिस होता है, राइट? तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है इसका। ये एज इट प्रोग्रेस इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, इनिशियली इट वाज मोर वर्टिकल। तो कहने से इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो कहने से ये भी नॉन ओमिक है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जो है आई और वी का। अभी तक तो वी और आई का था, तो अब मुझे जरा सोच समझ के बताओ, आई और वी ग्राफ का ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या? तो ये है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और ये क्या है? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। लेकिन इसका ग्रेडियंट क्या क्वांटिटी होगी? इसका ग्रेडियंट होगा कंडक्टेंस के, विच इज 1/r। इसका ग्रेडियंट होगा के, विच इज 1/r। ये बताओ, ये बात समझ में आई? इसका ग्रेडियंट आर नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। क्यों कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है? क्योंकि अगर हम इसका वाई एक्सिस देखें तो उस पर आई और वी है। तो आई अपॉन वी वॉज इक्वल्स टू 1/r, क्योंकि आर वॉज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आपको इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 1/r बनेगा ना आई अपॉन वी, राइट? तो यहाँ पे आपके पास जो ग्रेडियंट है उसमें वाई एक्सिस पे करंट है, करंट वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। यहाँ पे देखा जाए तो वाई एक्सिस पे वोल्टेज था, एक्स एक्सिस पे क्या था? करंट था। इज दिस अंडरस्टूड? डू वी हैव अ क्वेश्चन हियर? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो सारे फिगर बने हुए ना यहाँ पे, तीनों के तीनों ये सब नॉन ओमिक है, वेदर इट्स आर और के। बस फर्क क्या है? जब आप आर निकाल रहे हो तो वाई एक्सिस पे वी है, जब आप के निकाल रहे हो तो एक्स एक्सिस पे वी है। तो इसको हम डिफरेंशिएट इस तरह से करेंगे कि हमें देखना पड़ेगा, देखो ये तो बेसिक मैथ्स। जब आप ग्रेडियंट निकालते हो ना तो आप वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस रखो। तो आपको ये देखना पड़ेगा वाई एक्सिस पे क्या है। अगर वाई एक्सिस पे वोल्टेज है तो उस ग्राफ का ग्रेडियंट हमेशा रेजिस्टेंस होगा, और अगर वाई एक्सिस पे करंट है तो उस ग्राफ का ग्रेडियंट हमेशा कंडक्टेंस होगा। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन?
तो नाउ आई वुड सजेस्ट कि मैं ये सारी स्लाइड्स आपको भेजूं, यू गाइस गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट देन मुझे बताना, क्योंकि ये सारा मतलब समझ लो करंट वोल्टेज की जान ही जो हमने किया है। इसके बाद मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस कराना, तो क्वेश्चंस मैं आपको उसी वक्त करा सकूंगा जब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रिव्यू कर लें। अच्छे से रिव्यू करने के बाद फिर आप मुझे ये बताएंगे कि हाँ भाई अब आपको समझ में आ गया, नहीं आया, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट। ठीक है। तो मैं कल आपकी क्लास नहीं लूंगा इंशाल्लाह ताला, मैं संडे को क्लास लूंगा, उसमें मैं फिर आपको न्यूमेरिकल्स करना। ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड? अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।